भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आँखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आँखों को खोलेंगे। चलो, कल हम लोगों ने बात की थी यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। सभी को 5 पॉइंट्स स्लो है आपकी वॉइस, स्लो है, बहुत स्लो है। पता नहीं मुझे ही आ रही है, अमिता मैम आपको भी है? मैम की वॉइस स्लो अभी कैसी आ रही है? क्लियर है मैम। कल हमने कुछ पॉइंट्स बोले थे, यूजीसी नेट के बारे में हमने समझाया था। उसमें से सब अपनी अपनी समझ से जो याद हैं अभी वो 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट है क्या और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्यों पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे रचना जी। मैम ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है एंड इसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करके और किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर यू कैन गो फॉर द वर्क एंड इसमें मैम 3 आवर्स का पेपर रहेगा। ईयर में 2 बार होते हैं ये, जून में एंड दिसंबर में। उसमें फर्स्ट पेपर जो रहता है मेंटल एबिलिटी, वो सब सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहता है एंड हम करने वाले हैं योग में। और ये सब्जेक्ट का जो रहेगा ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है एंड इसमें मैम ये देखा था लास्ट में, वो पार्ट मुझे क्लियर नहीं है। उसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट है तो क्या वो डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे, और ये ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, ये भी आपने कल बताया था। इसमें प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट आपके क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, पेपर पैटर्न में, हाँ वो पार्ट डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, ठीक है। वाईसीबी में प्रैक्टिकल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। वाईसीबी में प्रैक्टिकल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो आयुष डिपार्टमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है, ठीक। और जो नेट जेआरएफ है, पीएचडी है, ये हमारी यूजीसी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक। तो जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं उनमें थ्योरेटिकल पार्ट को फोकस्ड किया जाता है बिहाफ ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक। और जब वाईसीबी की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिकल पार्ट को फोकस्ड किया जाएगा और किसके बेस पर किया जाएगा? थ्योरेटिकल फॉर्म में, ठीक। तो दोनों के बीच में पूरा एक गैप है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर रहा है। तो वहाँ आपने देखा होगा जब ये सिलेबस किसने किसने एक बार भी देखा है कल, ठीक। यदि देखा होगा यहाँ कोई थेरेपी नहीं दी हुई है, ठीक, कोई थेरेपी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे अंदर, जब क्वेश्चन पैटर्न आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ समझाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, ठीक है। और जब वाईसीबी की बात करते तो थेरेपी बेस्ड भी जाएगा वो, और वो मोस्टली थेरेपी बेस्ड ही जाएगा। वो केवल 4th लेवल है पूरे वाईसीबी में, स्टार्टिंग टू 7th लेवल, जहाँ पर 4th लेवल में हमें क्या कनेक्ट करना होता है। पूरा एमए का अगर हम देखें तो जिन लोगों ने वाईसीबी 4th लेवल पढ़ा है वो देखेंगे कि 25% हमारा मैटर यहाँ पर आएगा। 25% मैटर यहाँ कनेक्ट होगा नेट में। क्यों होगा? क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था, मीता मैम तो पूरा पढ़ा है इन्होंने 4th लेवल, और सिलेबस देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा होगा कि हम पढ़ चुके हैं। भले उसके डेप्थ में उतना नहीं गए हैं जो इसमें पढ़ेंगे, डेप्थ में वो नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम अवेयर नहीं हैं, इन चीज़ों से परिचित नहीं है, ये नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा नेट जेआरएफ पीएचडी वाला पार्ट है, यहाँ पर कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होना है, ठीक है। बस ये कंफर्म है सभी का, ठीक है। चलिए अब बोलेंगे मीता। हाँ बोलेंगे रचना कंप्लीट करें, बोले। तो मैम वो एज वाला पॉइंट भी मैं बता रही थी, तो अमिता मैम बता देंगे। हाँ ठीक है, बोलेंगे मीता। मैम जेआरएफ में तो मेल की एज लिमिट है 31 इयर्स और फीमेल की है 35 इयर्स। बाकी नेट के लिए और पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। और क्या चीज़ याद रह गई है जो कल हम लोगों ने
सुना था, या उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स और जो आपको अभी लग रहा है कि पूरे क्लियर नहीं हुए थे? दोनों में से जो भी चीज़ हो वो भी पूछ लेते। नहीं मैम, जो आपने कल बताया था वो क्लियर था कि मतलब हम लोग, हमारे पास वर्क फ्रॉम होम वाली अपॉर्चुनिटी भी है, अगर हम बाहर जाके काम करना चाहें तो वो अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कौन सा फील्ड चूज करते हैं। बाकी ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो वुमेन के लिए स्पेशली बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और पता हमारे मेरी जैसी एज की लेडीज के लिए कि जो एकदम से अब ना बाहर जाके पूरा फुल टाइम जॉब भी नहीं कर सकती हैं, तो काफी अच्छा स्कोप इसमें है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने किस पे बात की, जो हमने कल यूजीसी नेट की बात कर, तो आपको कितना क्लियर था। अब मोनिका मैम आप बोलेंगे कि यूजीसी नेट के बारे में जब हम कल बात कर रहे थे वहाँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर समझ में आए, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो बात पूरी करके फिर सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैम मैंने कल लेट ज्वाइन की थी क्लास, तो थोड़ा सा मुझे अभी समझना है आज फिर से चीज़ों को। अच्छा ठीक है, इसलिए ना हमने ऐसा बोला कि जब आप थोड़ा समझ लेंगे, और हमने कल रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं की थी, हमें लग रहा था आप लोगों के इसमें, तो आज ग्रुप वाली रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो अलग से जुड़े हुए हैं तो उनको शेयर हो गई, तो आज शेयर भी कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा समझाते हैं, एक बार एक 10 मिनट का रिवीजन लेते हैं। अंजू कोई कन्फ्यूज़न कहीं नहीं? कालिंदी मैम? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार सिलेबस को। यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है यूजीसी नेट का, वो कौन करा रहा है इस समय? एनटीए करा रहे हैं। ठीक, पहले कौन करवाता था? सीबीएसई करवा रही थी, अब एनटीए कंडक्ट करा रहा है ये एग्ज़ाम। और जो एनटीए है करवा रहे हैं, और नेट है, तो यूजीसी नेट ने पहले क्या चल रहा था कि हमारा नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम हो रहा था, एक ही पेपर में नेट और जेआरएफ निकाल रहे थे। मतलब पेपर एक है, सेम पेपर है, उसी में लोग जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड होंगे और उसी में लोग नेट के लिए क्वालिफाइड होंगे। अब क्या किया है, जो अभी लास्ट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें क्या कनेक्ट किया गया है कि अब पीएचडी वाले लोग भी इसी एग्ज़ाम में कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब एक एग्ज़ाम होगा सेम पैटर्न पर, उस एग्ज़ाम में 3 क्राइटेरिया डिसाइड हो जाएंगे। अगर नीचे से देखेंगे तो 3 लग रहे हैं, ओवरऑल देखेंगे तो 1 लगेगा। नीचे से देखेंगे मतलब एक कल हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को रिपीट कर रहे हैं कि हमने एक एग्ज़ाम है जिसका पूरे नंबर कितने हैं? 10 मार्क्स का एग्ज़ाम है। 10 मार्क्स के एग्ज़ाम में यदि हम 8 मार्क्स लेते हैं, गेन कर रहे हैं, तो 8 मार्क्स स्कोर हमने गेन किया है, तो इसे क्या मानेंगे? जेआरएफ। और यदि हमने 5 to 6 के का एवरेज लिया है, मार्क्स गेन किए हैं, तो इसे क्या मानेंगे हम? नेट। और 3 to 4 हमने मार्क्स गेन किए हैं, तो ये क्या है? ये पीएचडी के लिए इनरोल हो गए। ठीक, फिर से देखेंगे कि 10 मार्क्स हैं, पेपर सेम है, उसी में 3 क्राइटेरिया डिसाइड हो रहे हैं। 10 में से 8 मार्क्स हमने गेन किए जेआरएफ, 6 मार्क्स गेन किए नेट, 4 मार्क्स गेन किए, तो ये पीएचडी के लिए इनरोल्ड होगा। अभी तक क्या होता था कि पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस कराए जाते थे, ठीक है। अब क्या हो गया है ना, पीएचडी वालों के लिए भी एंट्रेंस नहीं होगा, नेट वालों का भी एंट्रेंस नहीं होगा, और जेआरएफ के लिए भी एंट्रेंस नहीं होगा। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? जब भी किसी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के लिए इनरोल होना चाहेंगे तो वहाँ आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि यूजीसी को बहुत खर्च उठाना पड़ रहा था कि पहले एक बार पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, उसके बाद पीएचडी के लिए हम दोबारा एक पूरा अमाउंट खर्च करें उनके एग्ज़ाम के लिए कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं। चौथी चीज़ जो बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, बहुत लंबे समय से एक्सपर्ट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो ये था कि लोग नेट क्वालिफाइड हों, जेआरएफ हों या ना हो, क्या करते थे कि डायरेक्ट पीएचडी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल हो जाते थे। पीएचडी उनकी डिग्री भी आ गई उनके घर में, उन्हें पीएचडी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है सही से, ठीक है।
अगर पीएचडी में कुछ पूछा जाए तो कुछ पता ही नहीं है। अब जब ये कर दिया गया है कंपलसरी कि पीएचडी वही लोग करेंगे जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने नेट नहीं भी क्वालिफाइड किया, लेकिन एक एरिया है कहीं तो आप टच कर रहे हैं, और आप कुछ भी कोई एरिया टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप पीएचडी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, ये एकदम सिंपल एक स्टेटमेंट आ गया कि अब आपसे हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पीएचडी पढ़कर की है या ऐसे ही की है, ठीक है। क्योंकि जब एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है ना, जैसे बहुत सारे मेरे पास लोग हैं पीएचडी किए हुए हैं, कभी भी आपके जीवन में कोई व्यक्ति पीएचडी किए हो, अब जो 2009 से पहले के लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद की बात करें कि पीएचडी यदि किया है और फिर उन्होंने नेट नहीं किया है, तो कभी आप इनकी गुणवत्ता को पहचानेंगे तो आप बहुत बड़ा एक अंतर देखेंगे। क्योंकि नेट क्या है, टोटल आपको नॉलेज बेस्ड है। एग्ज़ाम में पूरा आपका योग में क्या कमांड है वो नेट का एग्ज़ाम आपको बताता है। पीएचडी क्या है, पीएचडी केवल और केवल आपके अंदर का, जिसे हम बोलते हैं कैलिबर, दिखाता है, वो पीएचडी होता है, ठीक है। पीएचडी में क्या है, अभी रचना जी ने थोड़ा सा काम मेरे साथ किया था, तो थोड़ा, जबकि वो बिल्कुल सिंपल सा काम था, उसको स्टार्टिंग से तो आपने देखा ही नहीं था, एक करेक्शन था ज़रा सा। तो ये समझ में आता है कि नेट, जेआरएफ और पीएचडी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल अलग है। क्योंकि पीएचडी में क्या है, एक टॉपिक पर, एक पॉइंट पर हमें पूरा फोकस्ड हो जाना होता है। नेट क्या है, योग में जितना कुछ भी है वो सब नेट में हमें उसका एक ब्रीफ नॉलेज होना होता है, कि हमें ब्रीफ नॉलेज है प्रॉपर, तो हम नेट का एग्ज़ाम जेआरएफ क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन पीएचडी के लिए क्या है, बिल्कुल एक ब्रॉड माइंड चाहिए और वन डायरेक्शन में माइंड चाहिए। तो इसलिए अब क्या हो गया है, अब थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाएगी पीएचडी करने वालों की, क्योंकि अब वो जो शॉर्टकट चल रहा था वो नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारे लोग देखे पीएचडी हैं, डॉक्टरेट लगाए और बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है कि पीएचडी जैसी डिग्री करने के बाद आप जॉब के लिए इंतज़ार करेंगे? व्यक्ति जॉब देना शुरू कर देगा, वो अपने घर से। दो तरीके होते हैं, यदि आपने नॉलेज सही गेन किया है तो क्या होगा, आपको जॉब नहीं मिल सकती, ये हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं कि आप बेरोजगार हो, ये नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये बेरोजगारी केवल उन्हीं के पास है जिनके पास ज्ञान के साथ अनुभव नहीं था। अदरवाइज आपको 10,000 रुपये की जगह 5,000 मिल सकते हैं, 1 लाख की जगह 50,000 मिल सकते हैं, लेकिन आप ये कह दें कि हम बिल्कुल खाली बैठे हैं, ये नहीं संभव है, ठीक। तो ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक एग्ज़ाम है जिसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाया। जब भी आपसे कोई पूछे, ये हम हमेशा बोलते हैं, आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू यदि अपनी बात एक्सप्रेस करना जानते हैं, इट मीन्स आप सही नॉलेज रखते हैं। अदरवाइज़ क्या है, आप कितनी भी कहानी सुना दें, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक एग्ज़ाम 3 जगह कैसे डिवाइड हो रहा है। एक एग्ज़ाम सेम है, वो 3 क्राइटेरियाज़ को कैसे डिवाइड कर रहा है, कि पीएचडी वाले भी उसी के लिए एलिजिबल है, नेट वाले भी पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, जेआरएफ वाले भी पीएचडी के लिए एलिजिबल है, और इसमें से एक एरिया जो जेआरएफ वालों का है, जो हायर परसेंटेज गेन कर रहा है, वो क्या है, उसे 5 साल के लिए 40,000 से मंथली स्टार्ट होगा और 5 साल जाते जाते 60 से अपर हो जाएगा मंथली, जो उनका अमाउंट आ रहा है उनके अकाउंट में, ठीक। लेकिन ये किसके लिए है, केवल जेआरएफ वालों के लिए। तो जिनकी एज कम है, 35 तक है, वो क्या ले सकते हैं, जेआरएफ ले सकते हैं। 35 से अबव है तो वो क्या करेंगे, वो नेट लेंगे। तो फिर उनका नेट भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन फिर ध्यान रहे कि अब उन्हें जेआरएफ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो 35 के अंदर आते हैं, हम उनको प्रिफर करते हैं कि वो सभी लोग जेआरएफ निकालें, क्योंकि जब पढ़ सेम रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत ही तो ज़्यादा करनी है, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जो नेट, जेआरएफ, पीएचडी की बात हो रही है, उन्हें लगता है कि जब एमए कर ले तब करें। सरल तो तब है, इजी तब है जब आप एमए, एमएससी, एमकॉम करते हुए ही निकाल लें।
क्योंकि जो आप पढ़ते हैं, जो आपका MA MSc MCOM का सिलेबस होता है, वही आपका सिलेबस किसका है, नेट JRF का है। और अब PhD भी उसी में ऐड कर दिया गया है। बस केवल क्या है, वहाँ पर डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, डीप नॉलेज की ज़रूरत है। और यहाँ पर क्या है कि आप पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपने बहुत सारे बुक्स नहीं भी पढ़ी हैं तो भी पास हो सकते हैं, ठीक। और एक अंतर और भी है कि जब हम MA करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर नहीं है, केवल सिलेबस है। और जब नेट JRF का एग्ज़ाम हम देते हैं तो वहाँ क्या है कि फर्स्ट पेपर एक कॉमन पेपर है। वो कॉमन पेपर क्यों रखा गया है? वो कॉमन पेपर इसलिए रखा गया है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में आए, जो भी पर्सन, उसको कॉमन नॉलेज होना चाहिए कि रिसर्च क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, रीजनिंग क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, पैराग्राफ से क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, यह हमारा इन्वायरमेंट का रिसेंट का सिनेरियो क्या है, हायर एजुकेशन में किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। मान लो अभी हम लोग जिस पॉलिसी पर पढ़ रहे हैं वो कौन सी पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी भी चेंज होकर आई है, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चेंज हुई है, ठीक है। ये हायर एजुकेशन का पार्ट है। तो इसमें क्या है, ये सारी, अब इसी में पूछ लिया जाए, कई बार लोग बोलते हैं ना वो प्रोफेसर हैं, कई बार मेरे लिए लोग लिख देते हैं प्रोफेसर हैं, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि प्रोफेसर हम कैसे बन जाएंगे। जब हमारी PhD का जो टाइम है नेट का है, पहले आप 5 साल के लिए क्या होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। नेक्स्ट 3 साल के लिए आप एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर में जाते हैं, ठीक है। वो पूरा एक सिस्टम है, आपको कितना भी कुछ हो जाए लेकिन ये सिस्टम क्रॉस करके ही आप पहुंचेंगे प्रोफेसर में। आप ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाए, चाहे हम आज बने कल बने, तो हम अभी किस में आते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नेक्स्ट ईयर हम एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सॉरी, एसोसिएट का जो है मेरा वो क्रॉस हो जाएगा, प्रोफेसर के लिए जाएंगे फिर। तो ये क्या है, ये पूरा एक क्राइटेरिया है हमारे UGC नेट का। और इसमें एक सबसे सरल, फिर वही बोला कि जो MA कर रहे हैं वो MA करते हुए ही नेट PhD JRF क्वालिफाइड हो सकते हैं। और ये इसमें ये भी है कि आप 4th सेमेस्टर का भी आपको वेट नहीं करना होता है, 4th सेमेस्टर से पहले भी आप हो गए तो आप एलिजिबल हैं। तो जैसे ही आपका क्या होता है कि आपने प्रॉपर वे में एग्ज़ाम दिया, मान लो जो लोग अभी MA कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया 1 ईयर के बाद, तो 1 ईयर के बाद आपका जो प्रीवियस MA है उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बहुत अच्छा वो होता है कि ट्रायल में दे देते हैं। जैसे आपके इसमें एक दीप्ति आपने देखा है, कुछ लोग जानते भी हैं, दीप्ति ने कैसे किया था, हमने उसको MA के लिए एडवाइस किया, उसने MA प्रीवियस मतलब फर्स्ट वाला जो हमारा सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमने कहा कि एक बार ट्रायल भी दे लो अपना, उसने फर्स्ट सेमेस्टर में ही नेट क्वालिफाइड किया। फिर सेकेंड में हमको, क्योंकि हमें लग रहा था पढ़ने में सही हो तो एक ट्रायल भी हो जाए कि पढ़ कितना रहे हो, सेकेंड में भी उसका नेट निकल गया, थर्ड में भी नेट निकल गया। अब जो निकलेगा नेट JRF वो उसका MA होते ही PhD के लिए तो अभी भी वो है, कैपेबल है, लेकिन वो JRF के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ छोटी अंजू बैठी, इन्होंने फर्स्ट टाइम दिया, ये PhD के लिए एलिजिबल है। अभी MA इनका प्रीवियस में अभी फाइनल नहीं हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये भी आपके लिए यूज़फुल है कि हमने हमारा कोई मतलब एक दिन का भी समय खराब नहीं हुआ और हमने अपना काम पूरा कर लिया। तो इसलिए ये क्या है, ये आसान तरीका है जब हम MA करते हुए करते हैं। अब जिनको नहीं पता था या किसी कारण से नहीं कर पाए तो उनके लिए नॉर्मल है, ठीक है। अब किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लें, अभी भी किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज़ पूछ लें, नहीं आ रहा है तो अपना अपना पेन उठाएंगे, UGC नेट से संबंधित 10 लाइन्स लिखेंगे सब, UGC नेट से संबंधित 10 लाइन्स लिखेंगे कि हमें क्या समझ में आया, और ग्रुप में तुरंत शेयर करेंगे, सब आराम से लिखेंगे, 5 मिनट का समय है सभी के पास। मैम
मैम मैं बुआ जी के पास आई हुई, मेरे पास नोटबुक नहीं है, बुक की है, मैं कैसे? तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने माइंड में एक बार याद कर लो कि हमने क्या सुना है, ठीक है। जिनका जिनका कंप्लीट होता जाए वो ग्रुप में सेंड कर देंगे और हैंड रेस कर देंगे। आराम से करेंगे, अभी 2 मिनट हैं सभी के पास। जी, योग दर्शन लर्न हो गया पूरा? मैम 10 दिन से नहीं देखा पैट। उसको पूरा रिपीट कर। मैम 10 दिन से बुक नहीं पढ़ी, पहले पढ़ी थी तब तो नहीं लर्न तो हो उसको गया बंद था। मत करो पढ़ना, इतनी मुश्किल में तो लर्न हुआ है, ठीक है। चलिए, सभी का हो गया? मैम 5 सेंटेंस लिखे हैं, शेयर कर। ठीक है, जिसने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो बस शेयर कर देंगे। ये इसलिए करवाए ना ताकि आपके माइंड में कुछ भी पॉइंट्स रह जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ समझ में आया। जब कुछ भी ना माइंड में हो तो इसका समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपना सिलेबस। सब लोग सेंड कर देंगे, फिर सिलेबस तब देखते हैं।
मोनिका मैम सभी लोग कर देंगे, जिसको जो समझ में आए वैसे ही कर देंगे आप, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट का सिलेबस कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और जो सिलेबस में आपके है वही आपके एमए में भी है। जो यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस पीएचडी का है वही आपका एमए का सिलेबस है। इसमें देख रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी नेट बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट ब्यूरो एग्ज़ाम कंडक्ट करा, नेट का एग्ज़ाम देते हैं वो। अब इसमें कोड नंबर है, ये कोड नंबर 100 है। तो योग का जो कोड नंबर है यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी का वो क्या है, 100 नंबर। ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है, कि कोड नंबर क्या है। तो योग को, इसका मतलब ये हुआ कि योग को 100 नंबर के सब्जेक्ट में ऐड किया गया है, क्योंकि 2017 से योग में नेट को कनेक्ट किया गया, इससे पहले नहीं था, इसलिए। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट क्या है, इसमें पाठ्यक्रम है हमारा योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय। आधारभूत तत्व क्या है हमारे, फंडामेंटल ऑफ योग में हिस्ट्री ऑफ योगा, योग की हिस्ट्री क्या है, और योग के विभिन्न संप्रदाय क्या है, कौन कौन से संप्रदाय जो योग से जुड़े हुए हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हैं योग के ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथ हैं। प्रमुख ग्रंथों में उपनिषद है। सेकेंड जब हम यूनिट देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता है और योग वशिष्ठ। मतलब हमारे जो हम पढ़ने वाले वो 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है केवल उनके नाम लिखा है, उनका नाम लिखा गया है। अभी यहाँ पर उनको ब्रीफ डिस्क्राइब नहीं, मतलब प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं किया गया है, केवल उनका जो हेडलाइन है उसे प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो योग का फर्स्ट में क्या है, योग के आधारभूत तत्व। सेकंड में है योग के ग्रंथ, उसमें प्रमुख उपनिषद हैं मुख्य रूप से, श्रीमद् भगवद गीता है और योग वशिष्ठ है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमुख उपनिषद, तो हमारे उपनिषद 108 हैं, 108 हैं। उनमें से मुख्य 10 उपनिषद उठाए गए जो मुख्य हैं। नीचे हैं वो अभी जो उपनिषद हैं मुख्य से हटकर है, मतलब जो 108 है उनमें से मुख्य उपनिषद 10 हैं जो कि राजयोग ग्रंथों से संबंधित है। फिर श्रीमद् भगवद गीता, वो भी राजयोग से संबंधित है। और श्रीमद् भगवद गीता के कुछ पार्ट्स लिए गए हैं, पूरा ना तो कंप्लीट 18 चैप्टर्स लिए गए हैं और ना ही उनका पूरा कंटेंट उठाया गया है। कुछ जो ब्रीफ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो उठाए गए हैं यहाँ पर। योग वशिष्ठ, इसे भी ऐसे ही लिया गया है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो उठाए गए, केंद्र बिंदु जो हैं उनको लिया गया। मतलब केंद्र बिंदु का अर्थ हुआ कि जिस पर पूरा योग वशिष्ठ आधारित है, तो उनका जो मुख्य कंटेंट है बस उसे उठाया गया है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है योग के ग्रंथ उपनिषद है, योग उपनिषद। ये कौन से उपनिषद हैं? जो ऊपर प्रमुख उपनिषद लिखा गया है वो हमारे राजयोग से संबंधित है, ठीक है। राजयोग का मीन्स क्या होता है, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक। राजयोग का बेसिक कॉन्सेप्ट किस पर चलता है, ध्यान पर चलता है, ठीक है। ध्यान क्या है, ध्यान से पहले मनोभूमि कौन बनाता है, धारणा। और ध्यान की परिणति किसमें होती है, पूर्णाहुति किसमें होती है, समाधि में। तो राजयोग में, राजयोग का मीन्स है अपने मन पर राज करना, ठीक। तो ऊपर के जो तीनों हमारे बुक्स हैं, जो मुख्य ग्रंथ हैं, वो किस पर आधारित है, राजयोग पर आधारित है। नीचे जो थर्ड नंबर पे योग उपनिषद हैं ये हठ योग पर आधारित है। हठ योग कहाँ से यात्रा शुरू करता है, योग की शरीर से। और राजयोग कहाँ से यात्रा करता है, अध्यात्म की मन से, ठीक। बस इतना अंतर है दोनों के बीच में। पूर्णाहुति वही होगी, समाधि मोक्ष ही प्राप्त करना है, लेकिन हठ योगी लोग शरीर से योग आरंभ करेंगे और राजयोगी लोग हमारे मन से योग का आरंभ करेंगे, ठीक। सुनते हैं ना ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन। तो जहाँ कहीं पर भी आप राजयोग मेडिटेशन देखें तो समझ लें यहाँ पर शरीर से कोई खास लेना देना नहीं है, यहाँ मन की बात की जा रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर जो है हमारा पातंजल योग सूत्र। पातंजल योग सूत्र क्या है हमारा, ये कंप्लीट बुक उठाई गई है।
ये हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर हमारे 195 सूत्र हैं, 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स का डिवीज़न है समाधिपाद 51 सूत्र, साधनपाद 55 सूत्र, विभूतिपाद 55 सूत्र और लास्ट है कैवल्यपाद 34 सूत्र। ठीक, तो ये क्या है, टोटल 195 जो वर्सेस हैं, सूत्र हैं हमारे, ये कंप्लीट बुक का कॉन्सेप्ट है। मतलब पूरी बुक में कितने सूत्र हैं, 195 सूत्र हैं और ये पूरी बुक ली गई है। मतलब एक यूनिट में एक बुक उठाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 4th यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारी। फिर आते हैं 5th नंबर में। 5th नंबर है हठ योग के ग्रंथ। हठ योग के ग्रंथ का मीन्स हुआ कि कई बुक्स हैं यहाँ पर, करीब 8 बुक्स हैं जो हठ योग के ग्रंथ में शामिल है, जिसमें कुछ नाम तो आप सभी को पता है, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता। ठीक, ये 3 कॉमन नेम हैं। फिर गोरख संहिता, गोरख शतक, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता। ठीक, ये क्या है, ऐसे हमारी टोटल बुक्स 8 के आसपास है वहाँ पर। योग बीज उन्हीं का आएगा, गोरख संहिता जिन्होंने रचित ग्रंथ किया है उन्हीं का है। तो ये हमारे क्या है, हठ योग के ग्रंथ जो हैं वो बुक्स के नेम हैं जो हठ योग को ही डिफाइन करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट में। इसके बाद आते हैं 6th नंबर, देखते हैं 6th नंबर में क्या है, संबद्ध विज्ञान। इसमें क्या है, विज्ञान को ही डिफाइन किया गया है। कंप्लीट ये क्या है, फुल साइंटिफिक विजन है यहाँ पर। तो सबसे पहले कौन सा विज्ञान है यहाँ पर, सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान की बात की जा रही है। फिर है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, मीन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो हमारा प्रॉपर विज्ञान है। इसके बाद है आहार एवं पोषण, डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो डाइट क्या है, यहाँ पर यौगिक डाइट की भी बात है और जो हमारे मॉडर्न डाइट के 6 कंपोनेंट्स हैं उसको भी डिफाइन किया गया है। तो मॉडर्न डाइट के 6 कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ये क्या है, मॉडर्न डाइट के हमारे कंपोनेंट है। तो ये वाला जो 6 नंबर की यूनिट है ये कंप्लीट साइंटिफिक बेस्ड है, पूरा साइंस बेस्ड यूनिट है, जिसमें हमारे विज्ञान को पूरा शामिल किया गया है। क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, ये भी हमारा विज्ञान है लेकिन ये मन का विज्ञान है। फिर एक शरीर का विज्ञान है। फिर 3rd क्या है, आहार एवं पोषण। व्यक्ति का चाहे वो मन का विज्ञान हो चाहे वो शरीर का विज्ञान हो, दोनों में प्रभाव किसका देखा जाता है, डाइट का और न्यूट्रिशंस का। क्योंकि जैसा व्यक्ति आहार लेगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो आहार तो कई बार सभी लोग लेते हैं, भोजन तो सभी ले रहे हैं, लेकिन उस भोजन से हमें कितना पोषण मिल रहा है, इस पर हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। भोजन खाने से मतलब नहीं है, भोजन को किस मात्रा में और किस कंटेंट के साथ, पोषण के साथ लिया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो ये क्या है, आहार एवं पोषण। तो ये 6 नंबर की यूनिट है, ये कंप्लीट साइंस बेस्ड है। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर पे योग एवं स्वास्थ्य, कि योग का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। तो जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कितने तरह का स्वास्थ्य है हमारे WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेल्थ डायमेंशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, देन स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये क्या है, जब हम योग कर रहे हैं तो हमारे जो हेल्थ के 4 डायमेंशंस हैं उनमें कितना रिकवरी हो रही है। यदि कोई रिकवरी नहीं है तो इसका मतलब योग गलत कर रहे हैं। कोई तो डायमेंशन वहाँ काम करना चाहिए, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप कह दें कि ना हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, ना मेंटल हेल्थ अच्छी है, ना सोशल हेल्थ अच्छी है, ना स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब आप योग ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा 8 नंबर है, ये है चिकित्सीय योग। ये क्या है, ये हमारा कंप्लीट जो हमारी डिजीज़ हैं उन्हें कैसे योग के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है।
ये एप्लीकेशंस है हमारी यहाँ पर। तो डिजीज़ ओरिएंटेड ये पूरा हमारा 8 नंबर है कि जो भी हमारी डिजीज़ है वो हमारे किस सिस्टम के डिस्टर्ब होने से डेवलप हो रही है डिजीज़, कौन सा ऑर्गन वहाँ पर प्रभावित हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, फिर कौन से हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस हो रहे हैं, ये सभी। और योग की दृष्टि से देखें तो हमारा अगर आयुर्वेद देख रहे हैं तो वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन कैसा है, त्रिगुण की दृष्टि से देखेंगे तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण कैसा है। तो ये क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे चिकित्सीय योग में जो एप्लीकेशंस हैं हमारी योग के, डिजीज ओरिएंटेड जो हमारी यूनिट है उसको कैसे कवर किया जाए, उसे कैसे रिकवर किया जाए, उस पर बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद 9 नंबर की जो यूनिट है ये है योग के अनुप्रयोग। ये भी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ योगा है। योग के अनुप्रयोग में क्या है, यहाँ पर भी हमारे कुछ टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमारा, टीचिंग स्किल वाला, कि कैसे कैसे योग को हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि योग केवल हमारा जो ऐसे सिंपल पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित नहीं है, योग हमारी पूरा ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करने में सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद 10 नंबर पे है क्रियात्मक योग। ये क्रियात्मक योग क्या है, कंप्लीट प्रैक्टिकल पार्ट है हमारा। ये क्रियात्मक योग के आंसर वही लोग दे पाएंगे जो प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ प्रैक्टिस करनी नहीं है, लेकिन आपने यदि प्रैक्टिस की होगी तो ही आंसर दे पाएंगे। सपोज करके आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि सूर्य नमस्कार में 7वें नंबर पे आसन की कौन सी पोजीशन होगी, या वहाँ पर कौन सा मंत्र होगा, या जो हमारा मंत्र है और आसन है वो हमारे किस सिस्टम या किस ऑर्गन को प्रभावित कर रहे हैं, कहाँ इफेक्ट डाल रहे हैं, कौन सा चक्र अफेक्टेड हो रहा है। तो ये हम कब रिस्पॉन्ड करेंगे प्रॉपर, जब हमने प्रैक्टिस की होगी। अभी रचना जी ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि डेमोन्स्ट्रेशन वाला, तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आपने खुद में प्रैक्टिस की होगी तो आंसर देंगे आप, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो 10 नंबर की जो यूनिट है ये क्या है, कंप्लीट हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो हमारे प्रैक्टिकल पर ही आधारित है। जो अब हमने सेल्फ प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ आंसर आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो ये हमने क्या देखा, अभी जो हमारा सिलेबस है उसका बेसिक कंटेंट देखा है, जो हेडिंग्स हैं, हेडलाइंस हैं, वो देखा कि 10th यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हमने इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया, वो नीचे देखेंगे। अब इसमें और ध्यान रखने योग्य क्या है, सिलेबस में 6 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 नंबर तक हम जो भी पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, 7 8 9 10 पर। ठीक, जिन्होंने 6 नंबर तक सही 6 यूनिट तक ठीक पढ़ाई की है उनको 7 8 9 10 के केवल आंसर देने होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो वहाँ से हट, वो फिलॉसफी वाला पार्ट है, ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, 7 8 9 10। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम तैयारी कैसे करें, कितनी यूनिट्स पढ़ें, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो हम उनको बहुत स्मार्टली बताते हैं कि आप केवल 6 यूनिट तक पढ़ाई करें, क्योंकि 6 यूनिट का जो प्रैक्टिकल पार्ट, जो एप्लीकेशंस हैं, वो सब कहाँ आ रही है, 7 8 9 10 में आ रही है। तो ये क्या है, ये एक सही तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें फिर बहुत नहीं करना है, एक सिस्टम से पढ़ने पर हमारे नीचे के 7 8 9 10 है वो यूनिट ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। तो ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट में कनेक्ट किया या कवर किया कि हमारे सिलेबस की जो 10th यूनिट हैं उनके अंदर कंटेंट क्या है और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अभी किसी का क्वेश्चन हो वो पूछ लें, फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि बस सिलेबस एक बार समझ में आना चाहिए, बाकी फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे मिता मैम, इस पार्ट को कंप्लीट करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है, कितने टाइम में कवर हो जाएगा ये? इसमें बताते हैं, बहुत अच्छा सा आंसर देते हैं। इस पार्ट को कवर करने में केवल और केवल 6 महीने की जरूरत होती है, केवल 6 महीने की। और मेरे पास एक ऐसे शख्स हैं, जब उनको बुलाएंगे, बीच में बुलाते हैं, लेकिन अभी आप लोग के साथ नहीं बुलाया है, राजेश गुप्ता जी हैं,
बेंगलोर से, वो फॉरेन ट्रैवलिंग में मैनेजर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने 1 मंथ में ये एग्ज़ाम कवर किया था 56 ईयर्स में। इस समय तो 60 के अराउंड जा रहे होंगे, ठीक है। और जब उन्होंने इस एग्ज़ाम का, उनके फ्रेंड ने फॉर्म फिल कराया था, तो उन्हें ये भी नहीं पता था। उन्होंने हमसे पूछा था कि दीदी ये नेट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और हम ये करेंगे कैसे, और इसका होगा क्या। उन्होंने प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। फिर उन्होंने PhD में भी हमसे गाइडलाइन ली, हिमाचल से कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और अभी उनकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक। तो ये हमने इसलिए बताया, और हम भी इसके आपके सामने एक पर्सन है, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को 6 मंथ में फर्स्ट यूनिट मतलब फर्स्ट पेपर और सिलेबस दोनों को कवर किया। तो हम यहाँ और भी कई लोग हैं जो सही ढंग से करेंगे। तो अभी तो ये है कि आपको प्रीवियस करना ही है MA, ठीक है, इस वजह से है। तो वो तो आप आराम से कर लें, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत टफ नहीं है, ये फिर हम बोल रहे हैं, ठीक है। बोलेंगी मोनिका मैम। मैम इनकी जो किताबें होंगी वो सब हमें कहाँ से मिलेंगी, मतलब इनका सब पढ़ना होगा अलग अलग से? इनकी आपको किताबें नहीं पढ़नी है। किताबें क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसका कंटेंट कितना है, किसमें कितना पढ़ना है, किसमें कितना पढ़ना है। अगर हम बुक्स की बात करेंगे तो करीब करीब आपकी 40 to 50 बुक्स जाएंगी, तो आपको ये नहीं करना है। हम आपको प्रॉपर नोट्स यहीं प्रोवाइड कराएंगे। पढ़ाते समय आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी आएंगी और पूरे नोट्स भी आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू दे दीजिए। जब कोई बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें होंगी तो PDF फॉर्म में शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि आपके लिए फिर ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, और उसमें है क्या कि अब आपको ये नहीं पता होगा कि किस यूनिट से कितना पढ़ना है और कौन से पॉइंट्स पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कई जगह क्या है कि कुछ सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, किसकी कितनी ज़रूरत है पढ़ने की। जैसे एक केवल बुक है, इसमें से कौन सी बुक है अभी हमने बोला था जिसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है? कौन सी बुक है जो इसमें से पूरा पढ़ने की ज़रूरत थी? योग दर्शन, हाँ, ठीक है। एकमात्र योग दर्शन एक ऐसी यूनिट बुक है जिसको पूरा कवर कराएंगे। उसको हम पूरा बुक में ही, ओरिजिनल बुक ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ऐसा है नहीं मैटर कि उसको आप किसी तरह से भी, आप जिस जगह शॉर्टकट कर देंगे उसी जगह आपका बेस क्लियर नहीं होगा। तो वो पूरा पढ़ना है। बाकी सभी बुक की अपनी लिमिटेशंस हैं कि किसको कितना कवर करना है, ठीक है। बोलेंगे मीता मैम? मैम जो इसका फर्स्ट पेपर है, इसकी प्रिपरेशन कैसे और कब से होगी? फर्स्ट पेपर का जो लोग MA कर रहे हैं उन सबको हम जून के एग्ज़ाम जो NTA का हो जाएगा तब करवाएंगे, ठीक। अगर ये लगता है कि हम अभी इसी बार हम देखना चाहते हैं, अपना एक ट्रायल देखना चाहते हैं दोनों पेपर के साथ, तो फिर जनवरी टू जून क्लास स्टार्ट होंगी 5 जनवरी से फर्स्ट पेपर की, ठीक है। क्योंकि वो छोटा होता है, ये वास्ट सिलेबस है, तो उसमें टाइम ज़्यादा चाहिए। तो वो आपकी क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो जिनको ऐसा लगता हो कि हम ट्रायल ही अच्छा देना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि वो फर्स्ट पेपर में वो छोटी छोटी सी यूनिट्स है, उसमें बहुत कुछ बड़ी हैं कुछ काफ़ी छोटी हैं, तो वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें भी आप नई चीज़ों को देखेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब ये आपके सामने है कि हमें जो बताना था, प्रॉपर चीज़ों के को डिफाइन करना था, वो हमने कर दिया। अभी किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछे, फिर हम यूनिट में जाएंगे, एंटर करेंगे फर्स्ट यूनिट। कोई मैम ये हाँ। MA का सिलेबस, सॉरी मैम, हाँ बोलेंगे। मैम जैसे MA में इनरोल करेंगे तो ये MA के सिलेबस में भी आएंगी चीजें? ये पूरा MA का ही सिलेबस है, ये पूरा MA का ही सिलेबस है। नेट JRF क्या होता है? जिस सब्जेक्ट में हम MA करते हैं उसी सब्जेक्ट में हम नेट JRF निकालते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वही सिलेबस, बस आपको इसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, जो लोग MA करने जा रहे हैं उनका MA की भी पढ़ाई इसी में हो गई। मान लो आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस मोड में कर रहे हैं, तो आप उतना डीप नहीं कर पाएंगे, तो आपका नेट JRF भी हो गया और MA की भी पढ़ाई होगी, ठीक। बस ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जिनका हो गया है उनकी कोई बात नहीं, तो वो तो प्रॉपर पढ़ेंगे। और जिसके अभी कोई भी डाउट्स हो, छोटे छोटे से भी हों, उनको पूरा क्लियर कर लेना, क्योंकि हम पहले इसलिए टाइम दे देते हैं कि पहले बेस एक बार समझ में आ गया तो आगे पढ़ना सबके लिए आसान होगा।
क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, अभी नहीं पता है, तो आराम से पूछ लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। रचना जी क्लियर है वो सारी चीज़ें? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें यूनिट 1। पहले हमने यूनिट में हेडलाइन देखी थी 1 to 10 तक। अब देखने जा रहे हैं हम यूनिट 1। इसमें क्या है, फर्स्ट हमने देखा था ऊपर कि योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय। अब इसके अंदर प्रॉपर कंटेंट देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। योग का इतिहास और विकास। योग का इतिहास और विकास सभी को पता है। योग का इतिहास कहाँ से शुरू हो रहा है? वेदों से शुरू हो रहा है। ठीक, विकास क्रम में कहाँ है? आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। ठीक है, तो जितने हमारे संत महापुरुष हैं वो सब आचार्य श्री राम शर्मा जी हों, ये सब क्या आधुनिक संतों में आएंगे। ठीक, तो ये क्या है, जो अभी के लोग हैं वो मतलब संत महापुरुषों का जो जीवन काल है वो बस 1920 का ही जा रहा है, और 21 में हम लोग अभी हैं प्रेजेंट में। तो ये क्या है, योग का इतिहास और विकास क्रम कहाँ पर अभी हैं। फिर अर्थ और परिभाषाएं। योग का अर्थ सभी को पता है, जोड़ना, समाधि, संयम। और क्या है, योग किस धातु से लिया गया है? युज धातु से लिया गया है। परिभाषाएं सभी को पता है। एक सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परिभाषा लिए वो कौन सी? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं भ्रामक धारणाएं, मिसकंसेप्शन क्या क्या है। योग किसको नहीं करना है? गृहस्थियों को नहीं करना है, सन्यासियों को करना है, केवल बीमारों को करना है, रोगियों को करना है। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, इनको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। अभी तो बस एक लाइन में उत्तर दे रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। फिर है योग का लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य सिर्फ एक है, मोक्ष को प्राप्त करना, जीवन रहते हुए ही मुक्त होना, ये योग का लक्ष्य है। और जो योग का लक्ष्य है यही मनुष्य जीवन का भी लक्ष्य है। हम कर कुछ भी रहे हों, लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि जीवन रहते हुए या जीते हुए ही हम मोक्ष, मुक्ति, आनंद को प्राप्त करें। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो सभी उद्देश्य हमारी किसकी पूर्ति के लिए हैं? लक्ष्य की पूर्ति के लिए। यदि मान लो हमें मोक्ष प्राप्त करना है या शांति प्राप्त करनी, आनंद प्राप्त करना है, तो उद्देश्य में क्या होगा? सही चरित्र हो हमारा। ठीक है, यदि हम कह दें कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, तो हो सकता है? कभी नहीं होगा। ठीक है, तो उद्देश्य में क्या है? वो हर बात उद्देश्य होगी जो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा दे। इसीलिए योग के उद्देश्य में क्या क्या? सर्वांगीण जीवन विकास क्रम भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेदों, उपनिषदों एवं प्रस्थानत्रय का परिचय। वेद सभी को पता है, 4 हैं। उपनिषद 108 हैं। प्रस्थानत्रय 3 हैं। उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र। वेद का जो सार तत्व है या अंतिम भाग है उसे क्या कहा जाता है? उपनिषद, वेदांत, उत्तर मीमांसा। फिर हमारा प्रस्थानत्रय सभी को पता है कि जब हम 3 ग्रंथों का अध्ययन ज्ञान और अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं तो प्रस्थानत्रय कहा जाएगा। फिर पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा। पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या है हमारा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों चीज़ें जब एक साथ हमारे जीवन में होती हैं तभी हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। कोई ये सोचे कि हम डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त कर लें तो संभव नहीं है। पहले हमारे जीवन में धर्म हो, फिर हमारे जीवन में अर्थ हो, फिर हमारे जीवन में काम का मीन्स है जो हमारे संसार में कुछ करने योग्य चीज़ें वो सब काम से कनेक्ट की जा रही हैं। जो पाने योग्य है, जिसके हम अधिकारी हैं, वो सब कामनाओं में आ रहे हैं। उसमें सृजन भी जुड़ा हुआ है जीवन क्रम में। और फिर उसके बाद मोक्ष।
इसके बाद है षट दर्शन की सामान्य अवधारणा। सभी को पता है 6 दर्शन है हमारे, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, वेद, वेद के 6 अंग वेदांग हैं और फिर उपांग हैं, ठीक है। उपांग क्या है हमारे, वो हमारे षट दर्शन ही है। ये जो 6 दर्शन है ये आस्तिक हैं और 3 दर्शन हमारे नास्तिक हैं। कौन कौन से षट दर्शन में आएंगे हमारे, बोलेंगे जिसको भी अभी लर्न, षट दर्शन में कौन कौन से दर्शन है हमारे, बोलेंगे मितम? मैम योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। ठीक है। नास्तिक में कौन से हैं? जैन, बौद्ध और चारवाक। ठीक है, ये हमारे 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक। आस्तिक का मीन्स हो गया जिसमें ईश्वर को, मोक्ष को महत्व दिया गया है। नास्तिक का मीन्स है कि नास्तिक में भी जो जैन और बौद्ध दर्शन है वहाँ पर क्या है कि मोक्ष को महत्व दिया गया है, ईश्वर को, मूर्ति पूजा को नहीं माना गया है या स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन इसी में जो चारवाक दर्शन है वो क्या है, वहाँ पर ना ईश्वर को माना गया है और ना ही मोक्ष को माना गया है। इसलिए चारवाक दर्शन को, केवल चारवाक दर्शन में एक ही बात है जो एक्सेप्टेबल है लोगों के लिए, हम सभी के लिए, वो क्या है कि वर्तमान में जियो। ठीक, बाकी तो वो किस पर आधारित है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, तो वो नहीं ठीक है। लेकिन वहाँ पर ये कि जो वर्तमान में यदि हमें जो चाहिए वो वर्तमान में ही करो, तो वो कॉन्सेप्ट ठीक है। लेकिन बाकी जो उनका एक बेस है वो ठीक नहीं है। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, जो हमारे दर्शन हैं उनको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा महाकाव्य एवं स्मृतियों का परिचय। महाकाव्य हमारे, हम लोगों के यहाँ 2 ही हैं, रामायण और महाभारत, ठीक है, यही है। संस्कृत में जरूर है, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत करके, वो संस्कृत के हैं। फिर एक महाकाव्य और है जो आधुनिक युग में लिखा गया है, वो है सावित्री। उसे भी महाकाव्य माना जाता है। महर्षि अरविंद ने कंप्लीट उसे योग से जोड़ा है। और वो सावित्री कोई और नहीं है, जो हम लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं। हो सकता है जो लोग यूपी साइड से कहीं कुछ कनेक्ट हो तो उन्हें पता होगा। वट सावित्री एक पूजा होती है जो मई जून के महीने में लगभग पड़ता है, अमावस्या के दिन। तो उसमें क्या होता है, वो पूजा इसलिए की जाती है कि कैसे एक फीमेल के अंदर कितनी पावर है कि वो अपने जो हस्बैंड का जीवन खत्म होने वाला है उसको कैसे वो बचाती है। तो ये उसको पूरा ध्यान से जोड़ा गया है, योग से जोड़ा गया है कि कैसे हम अपने जीवन को अंतिम अवस्था में भी ठीक कर सकते हैं। मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ा गया पूरा। ठीक, इसके बाद है हमारा, ये तो हम लोगों ने बात की, जो एपिक की बात कर रहे थे, महाकाव्य की, महर्षि अरविंद की। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका लिया गया है वो देखते हैं, वो भी लेंगे लेकिन जब महर्षि अरविंद जी का जीवन परिचय होगा, महासावित्री की बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो मुख्य ग्रंथ हैं आपके रामायण है और महाभारत है। रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, यहाँ कोई कन्फ्यूज नहीं होंगे। फिर महाभारत क्या है, महाभारत का जो शांति पर्व है, यहाँ से क्या लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता। तो महाभारत में से कौन सा कॉन्सेप्ट उठाया गया है, श्रीमद् भगवद गीता का उठाया गया। और जो याज्ञवल्क की स्मृति है, ये हमारा स्मृतियाँ हैं जो हमारे वेद उपनिषद के बाद अपना स्थान रखती हैं। तो इनमें क्या है, किसी जैसे मनु स्मृति पढ़ते हैं, याज्ञवल्क स्मृति पढ़ते हैं, या नीति शास्त्र जो स्मृति है, तो ये क्या है, इनमें हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों को बताया गया है। जितनी भी हमारी स्मृतियाँ हैं उसमें हमारे जीवन के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको डिफाइन किया गया है कि यदि हमारे जीवन में मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगे तो हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले हम एक सही इंसान बने, फिर हम मोक्ष की बात सोचेंगे। जब हमारे जीवन में एक मनुष्य होने के ही गुण नहीं हैं तो मोक्ष बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट लगेगा, या कंफ्यूजिंग एक वर्ड लगेगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं महर्षि पतंजलि एवं गोरक्षनाथ जी की योग
परंपराओं का संक्षिप्त परिचय एवं यौगिक अभिधान। ये क्या है? महर्षि पतंजलि एवं गोरक्षनाथ जी के योग। तो महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय है, और जीवन परिचय किससे संबंधित है? उनका जो ग्रंथ है योग दर्शन। महर्षि पतंजलि के बारे में कुछ लाइंस डिफाइन करनी है, उनके कैरेक्टर से रिलेटेड, और फिर योग दर्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया गया है। गुरु गोरक्षनाथ जी की योग यात्रा। गुरु गोरक्षनाथ जी हठ योग के गुरुओं में से आते हैं। हठ योग की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? भगवान शिव और पार्वती माता से। फिर उसके बाद जो हठ योग का ज्ञान है किसको ट्रांसफर किया गया है? मत्स्येंद्र नाथ जी को। फिर मत्स्येंद्र नाथ जी का जो ज्ञान है वो किसको ट्रांसफर किया गया? गुरु गोरक्षनाथ जी को। तो जितना भी कुछ बेस है हठ योग का वो किसके द्वारा है दिया गया है? बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन है, गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा है। तो जितना हमारा आपने सुना होगा आदि योगी जी के बारे में, यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी, तो ये क्या है? ये इसी यहीं के मठाधीश है, ठीक है, या ये कहते हैं यहीं पर उनका योगदान है, क्योंकि वो हठ योगी परंपरा से आते हैं। और गोरखपुर जो है वो इसका आज भी केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो जितना गोरखा नेपाली वाला एरिया है वो सब हठ योगियों का कनेक्शन है वहाँ पर। तो ये क्या है? ये यहाँ पर इनका संक्षिप्त जीवन परिचय और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया गया है। इसके बाद देखते हैं नारद भक्ति सूत्र में योग तथा संत साहित्य में योग, कबीरदास, तुलसीदास एवं सूरदास। तो भक्ति योग की जब भी बात करते हैं तो नारद जी भक्ति योग के ही प्रणेता माने जाते हैं। फिर हमारा इसमें 84 सूत्र हैं। जो नारद भक्ति सूत्र है उसकी संख्या है वर्सेस की 84। इसके बाद इसी में है कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी। ये हम लोगों ने बचपन में सभी ने पढ़ा है। कबीरदास जी भी क्या है? जो हमारे निर्गुण राम भक्त शाखा से जुड़े हुए हैं। निर्गुण और सगुण का मतलब होता है जहाँ हम मूर्ति की पूजा से अध्यात्म को प्राप्त करते हैं वो सगुण है, और जहाँ हमारे पास मूर्ति नहीं है केवल अनुभव से प्राप्त करते हैं वो सब निर्गुण में करते हैं। तो कबीरदास जी के गुरु जी का नाम सभी को पता है, रामानंद जी है, और कबीरदास जी निर्गुण राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ओके में मतलब भक्त माने जाते हैं। फिर तुलसीदास जी का क्या है? कवि का मतलब क्या है कि जो उन्होंने बहुत सारी कविताएं जो अपने दोहे लिखे हैं, और इनका क्या है? साखी सबद रमैनी, ठीक है, इस पर इन्होंने पूरा अपना जो जीवन का जो सार है वो इन्हीं में लिखा गया, साखी सबद रमैनी में। इसके बाद तुलसीदास जी क्या है? हमारे तुलसीदास जी सगुण राम भक्ति शाखा के कवि के हमारे भक्त हैं। फिर सूरदास जी क्या है? ये सगुण कृष्ण भक्ति शाखा में आएंगे। मतलब अगर ये भक्त हैं तो किसके हैं? सगुण कृष्ण भक्त उपासक हैं, और किसके हैं? बाल कृष्ण, ठीक, कृष्ण जी में भी जो बाल कृष्ण स्वरूप है उनके उपासक हैं। तो ये सगुण में आएंगे, कृष्ण भक्त आएंगे। तुलसीदास जी सगुण में राम भक्त आएंगे, और कबीरदास जी निर्गुण राम भक्त आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज अभी देखा है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो एक एक शब्द का अपना अर्थ क्या है उसको डिफाइन किया हमने। अब हम लोग कल देखेंगे, रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि पता है जिस व्यक्ति को अपना सिलेबस प्रॉपर समझ में आ जाएगा उसको हम मान कर चलते हैं 20% उसकी तैयारी हो गई नेट JRF की, क्योंकि ये क्या है? पूरा एक बेसिक एड्रेस है हमारा, तो इसको समझना सभी के लिए आवश्यक है। अभी जिनका एग्ज़ाम है तो आप केवल 1 घंटे यही मेरे साथ देख लेना, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए फिर इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए शांति पाठ करेंगे सभी। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes,
देन ओपन योर आईज। चलिए, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है।